अभिषेक तिवारी और आज हम हमारे साथ है सतीश शर्मा जी। इनका कैट में 99.26 परसेंटाइल था लास्ट ईयर। ये हमारे जूनियर हैं यहाँ पे। इनको ब्लैकी से कॉल थे। इनका क्यूए में 99.5 प्लस परसेंटाइल है। तो ये आपको लास्ट 50 दिन में कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे आगे जाना है, इन सब के बारे में बताएंगे। तो हम इनसे धीरे धीरे क्वेश्चंस पूछेंगे कि इस टाइम पे स्टूडेंट के माइंड में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, और वो एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हेलो सतीश जी, अपना आप दर्शकों को इंट्रो बताइए थोड़ा, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। Good evening, everyone. My name is Satish Sharma. So I am basically from Bokaro University of Jharkhand, and I have done my graduation in BSc Mathematics. Post that, I started teaching at IMS Ranchi, IMS Dhanbad, BIT Mishra, and other institute, and I have taught for CAT close to 6 years. Oh, very good. So you have taught for CAT around 6 years. So कैसे आपको लगा कि चलो अब MBA किया जाए? When I started teaching when I was in the college, in the initial phase I took CAT as a fun exam, as exam where it's a funny exam. Personally, I wanted to take it as a funny exam. I wanted to participate in the exam because most of my friends had been appearing for this exam, so I also appeared for this exam. And then post my graduation, I wanted to work somewhere, and I got a good percentile, so I started. Unfortunately, I started teaching in IMS. And over a period of time, when I was teaching, to some point of time, people were asking me, "What have you done in your life? You haven't done MBA and all." So at that point of time, I also realized, okay, I should also have done my MBA. Okay, master degree. So you want to do master degree? Okay. तो कौन-कौन से कॉलेजेस से कॉल था आपको? इतना परसेंटाइल लाने के बाद आपको तो क्लियर रहा होगा ना कि कोई basically I had call from IIMs in multiple years. I had call from IIM Ahmedabad, Bangalore, okay, Lucknow, okay, Kozhikode, okay, Shillong, okay, Mumbai. So basically you got a call from every top Indian except school. in Indore I haven't got call any. So वो हम समझ सकते हैं क्योंकि आपका 999 चाहिए होता है इंदौर में। तो बेसिकली वो कैट परसेंटाइल से ज्यादा मैटर देता है कि आपका ग्रेजुएशन इंटर हाई स्कूल कैसा था। तो चलिए, आपको इतने सारे कॉल थे, तो मेजर आपकी प्रॉब्लम ओवर वर्क एक्स रही होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 5 से 6 साल वर्क एक्स प्रॉब्लम आती है। तो अब हम आते हैं अपने मेन मकसद पे, जो हम जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, कि लास्ट के 45 डेज रह गए। ठीक है, आप स्टूडेंट को पढ़ाते रहे हैं, आपने हर तरह के स्टूडेंट को देखा होगा। इस फेज में हर तरह का स्टूडेंट आपको मिलता होगा, जिसके मॉक में बहुत अच्छे आ रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट चल रहा है, जिसके मॉक में बहुत खराब आ रहे हैं। और हमने कभी कभी ये भी देखा है कि जिसके मॉक में बहुत अच्छे आ रहे हैं वो लास्ट में जाके बेकार कर देता है, और बहुत खराब वाला अच्छा कर देता है। तो ऐसे लास्ट के 45 डे में कैसा माइंडसेट चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने मॉक देने चाहिए? मेरे ये 3 मेजर स्टार्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको बारी बारी से बताइए कि क्या सोच के स्टूडेंट को आगे बढ़ना चाहिए इस टाइम पे। सबसे पहली बात, मैं इस एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग नॉन इंजीनियर है उनके लिए खास बात। जैसे बहुत सारे नॉन इंजीनियर को ये लगता है कि इस एग्जाम को यूजुअली इंजीनियर ही क्रैक करते हैं। तो व्हेन आई वाज इवन टीचिंग इन IIT, देयर आर मेनी पीपल हु आर IITian and they don't used to get 80 percentile. Because this exam is not only about mathematics, it's also about VRC. If somebody is good at QA, it does not mean that he would be able to clear the exam. Definitely. तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इस एग्जाम में हमें करनी क्या चाहिए। मतलब सबसे पहली बात मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस एग्जाम में, वो साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट है। कि सबसे पहली बात, मुझे खुद को ये लगना चाहिए कि मुझसे निकलेगा एग्जाम। कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अब लोग परेशान ये रहते हैं कि one of my friend is getting 100 marks in mocks, 50 marks in mocks, and I am not getting 10 marks. तो मुझे सबसे पहली बात ये सोचती है कि यहाँ पे कम से कम 5000 तो अच्छे कॉलेज में सीट है। तो अगर किसी का अगर अच्छा आ रहा है तो अच्छी बात है, उसे अहमदाबाद होगा, मेरे लिए लखनऊ भी हो सकता है। हाँ, वो आपकी बात सही है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर है मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट। मुझे ये सोच के रखनी है कि मुझे एक अच्छी बी स्कूल चाहिए, और बहुत ऑप्शन है मेरे पास।
तो बेसिकली हम भी यही लोगों को बताते हैं कि टॉप 15 स्कूल मैटर करता है। आप टॉप 15 में जाएंगे, टीयर 1 कॉलेज मिलेगा, तो आप सिमिलर बेसिस पे कहीं ना कहीं रोल आपको 19-20 सैलरी हो सकती है, पर रोल लगभग सिमिलर ही मिलते हैं। एबीसी की बात नहीं करते हैं क्योंकि वो मतलब क्रीम लेता है, तो बेसिकली सबको एबीसी के लिए जाता है। अब हम उन तबके के लोगों के बारे में पूछना चाहते हैं जिनको किसी तरह कट ऑफ क्रैक करनी है और इंटरव्यू निकालना। मतलब ठीक है, आपने जो बताया कि सबके लिए अच्छा कॉलेज है, 99.5 आता है इजिली, थोड़ा टेम्परामेंट अच्छा रखना है, आप नंबर स्कोर करेंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि किसी के लिए नहीं बना होता, या उसके जैसे हम किसी चीज में बेस्ट होते हैं और कोई चीज खराब होती है। कोई वीआरसी में बेस्ट है, कोई क्यूए में बेस्ट है, कोई एलआरडीआई में बेस्ट है। तो ये लास्ट 45 डेज में अगर हमारा कोई एक सेक्शन वीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को, जैसे आपने बताया कि आपके क्यूए में 99+5 थे, एलआरडीआई में भी अप्रॉक्स 99 थे, हाँ, और वीआरसी आपका 88 समथिंग था। तो बेसिकली इससे पता चलता है कि वीआरसी आपका उतना स्ट्रांग नहीं था। तो आपने लास्ट 45 डेज कैसे उसको पढ़ा, कैसे स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे कट ऑफ क्लियर हो जाए टॉप इंस्टीट्यूट का? तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहली बात इस एग्जाम में हमें ये समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द कट ऑफ फॉर दिस एग्जाम इज ओवरऑल इफ somebody will be getting 95 percentile, he would be getting call from IIMs from if he is someone from general category. So in order to get 95 percentile, he don't require to get 95 percentile in each of the section. Even if he will be getting 19 VRC, 19 LRDI, 19 QA, so somewhere he will be getting 95 percentile. So in order to get 95 percentile, you need 90 or something 91 92. So वो जो थर्ड सेक्शन में 90 लाया, जो वीक था हमारा, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई लास्ट में? मेरी वीआरसी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, मेरी सबसे पहले वीआरसी में एक ही स्ट्रेटजी होती थी, दिन में मैं हर दिन एक आर्टिकल रीड करता था। स्पीड को मैं बिल्कुल साइड रखता हूँ कि मतलब मेरी ये स्ट्रेटजी नहीं होती, क्योंकि मुझे ये था कि मेरी वीआरसी में अगर मुझे एनीथिंग अबाउट 20 आ जाए तो मेरे लिए एक अच्छा स्कोर होता था। तो पहला मेरा प्रॉब्लम ये था कि स्पीड उन लोगों के लिए काम आता है जिन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने आता है। मुझे जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो मैं स्पीड सॉल्व करके करूंगा क्या? तो मैं क्या करता था, मैं डेली के एक एवन के आर्टिकल ले लिया या कोई आरसी ले लिया। मैं पहले जो आरसी सॉल्व करूंगा आराम से उसे रीड करूंगा। मुझे एक आरसी रीड करने में अराउंड 50 मिनट लग जाते थे। 15 मिनट 50 मिनट ओके, 50 मिनट प्रिपरेशन टाइम पे मैं 50 मिनट में एक आरसी रीड करता हूँ और मेक श्योर करता हूँ कि वो जो आरसी है पहले समझ आ रहा है कि नहीं मुझे। ओके, ये प्रैक्टिस के लिए आप बता। हाँ, एकदम आराम से टाइम लेके 40 मिनट भी लगता है, यूजुअल टाइम 40 मिनट। पर लेकिन जैसे, हाँ ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी है, पर क्या ये स्ट्रेटजी लास्ट के 40 दिन में काम करेगी? हाँ, मतलब क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। एकदम। मेरा दूसरा पॉइंट ये है, अगर लोग इस एग्जाम को ऐसे देखते हैं कि लास्ट के 40 दिन बचे हैं, मेरा ये मानना है कि लोग साल भर में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लेते हैं, एक साल में लोग आईआईटी जेईई की तैयारी। ये एग्जाम इतना छोटा है कि हम लोग इसको 40 दिन की जगह ये क्वालिटी टाइम क्यों नहीं समझते? इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए कहीं 800 घंटे चाहिए। अगर अभी भी कोई 8 घंटे देगा, 40 दिन मेरे पास समय है, 8 into 40 320 आवर, तो अभी भी मेरे पास 50% टाइम बचा हुआ है। 40 दिन का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। ठीक है, लोग 10-10 घंटे भी देते हैं, तो 400 घंटे भी पहुंच सकते हैं, वो बात भी समझ में आ गई। पर जैसे वीक सेक्शन होता है, आप तैयारी किए, मॉक खराब हो गया उस सेक्शन में, पहले मैं 10 नंबर से भी कम आ गए मान लीजिए, मोटिवेशन डाउन होता है? बिल्कुल होता है। उसको कैसे कवर अप करना है? मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि सबके साथ डाउन होता है। मेरे साथ ये होता था, मैंने जितनी भी मॉक दी है, मॉक देने से किसी के स्कोर नहीं आते हैं। हाँ, और लोग मॉक अटेम्प्ट करते हैं। प्रॉब्लम मॉक देने में नहीं है, प्रॉब्लम है कि मॉक के बाद क्या करते हो। हाँ, लाइक जैसे मैं वीआरसी देता था, मुझे स्टार्टिंग में वीआरसी में जिसमें अच्छा आता था उसमें -1 आता था। ओके, -1 -2 0 1 2 बी एक्स आईएमएस फैकल्टी, कि मैं आईएमएस में पढ़ा रहा हूँ और मुझे वीआरसी में नंबर नहीं आता था। ओके, तो मेरी एक सिंपल सी रूल थी मुझे, और मैंने, लोग भी वीडियो कंसल्ट करते हैं, मैं बीइंग अ टीचर मैंने भी कुछ वीडियो तो देखी होगी इंग्लिश की। व्हाट हैव आई डन, लाइक फिर मुझे ये समझ नहीं आने लगा वीआरसी क्या है। तो व्हाट हैव आई डन कि लाइक इफ देयर इज आरसी इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे पहले प्रॉब्लम समझना था, मुझे प्रॉब्लम किस मामले में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई यूज्ड टू डू कि आई यूज्ड टू रीड एन आरसी फॉर हाफ एन आवर। आई यूज्ड टू रीड इट वेरी स्लो एंड आई विल रीड इट
एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुझे आरसी समझ आ रहा है कि नहीं. सिंस आई वॉज वेरी वीक इन आरसी, तो मैंने अपने दिमाग में एक माइंडसेट बता ली कि मेरे लिए 100% अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है. 70% जो मुझे समझ आ रहा है वो मेरी बेस्ट है, क्योंकि अगर मैं 70% भी समझ रहा हूं और 70% भी एक्यूरेसी बनेगी तो ओवरऑल 90% आ जानी चाहिए. तो पहले मैं रीड करूंगा. दूसरी, अब मैं जैसे क्वेश्चन रीड करूंगा तो लेट सपोज मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अब मैं ये लिखूंगा कि मेरे पास 4 क्वेश्चन है. अब लेट सपोज कि आंसर ऑप्शन बी है, तो मैं बीआरसी में ये देखता था कि ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ए सी एंड डी गलत क्यों है. अब प्रॉब्लम दूसरी बात ये है कि बीआरसी में ये याद नहीं रहता था. तो मैंने अपने लिए क्या किया, मैं बहुत मैथमेटिकल हूं अप्रोच में. तो मैं धीरे धीरे क्या करता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और मैं एग्जांपल देता हूं, राम इट्स ए मैंगो, ये एक स्टेटमेंट है. अब कुछ क्वेश्चन आया, ऑप्शन आया और ऑप्शन में लिखा है राम ओनली इट्स ए मैंगो. तो मेरी पहले मुझे ये इंग्लिश समझ नहीं आता था, तो मुझे लगता था कि अरे राम इट्स ए मैंगो स्टेटमेंट है तो राम ओनली इट्स ए मैंगो सही होगा, जो कि टेक्निकली गलत है. तो मैंने बाद में एक पेपर निकाला और अपने लिए रूल बुक लिखा, नहीं अगर ओनली होता है, इफ देयर इज ओनली देयर इज डिफरेंस, तो ऐसा रूल मैंने अपने लिए बनाया. तो अगर मैं इस तरीके से 25 आरसी भी करता हूं, एक रूल बुक बनाता हूं, तो मोटा मोटी मुझे लगता है इससे 90% बहुत आराम से आनी चाहिए. ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि एनालिसिस अच्छे से करो, अपनी गलतियों को ढूंढो, अपने हिसाब से रूल बनाओ और फिर उसको अप्लाई करो. सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग बोलते हैं वीआरसी में स्पीड चाहिए. मेरा स्पीड पे एक ही पॉइंट है, जैसे कोई आरसी 3 मिनट में रीड करता है, एग्री, बहुत लोग रीड करते हैं. इतनी रीड एट द स्पीड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. जैसे मैंने पहली आरसी सॉल्व रीड करी है कैट के अंदर, मुझे 10 मिनट लगाए थे रीड करने में, और फिर मैंने 5 मिनट का क्वेश्चन बनाया. तो पहली आरसी मैंने 15 मिनट में रीड करी, ताकि आप सिक्योर कर लिए कि हाँ ये तो सही है. सही ना भी हो, अगर मैं उसे जल्दी जल्दी पढ़ूंगा और मुझे कुछ समझ ही ना आए, तो वो तो फिर पूरा का पूरा ब्लैंक हुआ, तुक्का ही मारना हुआ. चलिए, ये तो हो गई वीआरसी की बात. क्यूए पे आते हैं. क्यूए जो है आपका स्ट्रॉन्ग है पर बहुत लोगों का वीक होता है, ठीक है. हमने देखा है 2022 छोड़ दीजिए, 24 छोड़ दीजिए, 2023 में 23 नंबर में 90 परसेंटाइल है, 23 पे लगभग 99% 95 था. नहीं 95 23 में मेरे थे 95 के आसपास, मेरे 16-17 नंबर थे. तो 23 में 99 आया था 24 नंबर के आसपास. 23 में मतलब पेपर बहुत हार्ड रहा होगा. और 99-24 मतलब 2 लाख 3 लाख लोगों में से टॉप 1% सिर्फ 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. तो ऐसी सिचुएशन अगर आ गई और जिसका क्यूए वीक है, उसके लिए क्या एडवाइस है? सबसे पहली बात, मेरा ये मानना है कि इस एग्जाम में सबसे आसान सा जो सेक्शन है वो क्यूए है. वो आपके हिसाब से आसान है क्योंकि आप मैं इसका लॉजिक भी देता हूँ. 99 परसेंटाइल हर साल वेरी कर रहा है, लेकिन अगर हम कट ऑफ की बात करें, जो कि कहीं 80 परसेंटाइल 75 परसेंटाइल होता है, 75, कैट के हिस्ट्री में कभी भी 4 क्वेश्चन से ऊपर पे तो कट ऑफ, जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, कट ऑफ क्लियर है. तो पेपर कैसा भी आए, अगर 4 क्वेश्चन कोई सही बना के आ जाए तो तो कट ऑफ क्लियर है. तो पेपर ठीक है, वो कट ऑफ क्लियर है, बट इस टाइम हम तो जाते हैं ना कि हमें 8 क्वेश्चन बनाने, 10 क्वेश्चन बनाने, और हमारा कोई मॉक बहुत गंदा हो गया, 8 नंबर आ गया, आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है. तो वहां पे हमें क्या सोचना है कि मतलब हम तो माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि 95 प्लस लाना है, ठीक है. मेरा इसको कैट में ऐसा स्ट्रैटेजी है कि मैं ये सोच के नहीं जाता हूँ मुझे 95 लाना है या क्या लाना है. मैं पेपर देखूंगा, अगर मुझे वहां 5 ही क्वेश्चन आ रहा है तो मैं 5 ही बनाऊंगा. मैं ये क्यों सोच के जाऊंगा कि मुझे 10 बनानी है, मुझसे बनेगा ही. मैं फोकस एक्यूरेसी पे करूंगा, अननेसेसरी पहले से बोल के नहीं जाऊंगा मुझे 12 बनाना है. लाइक द वे व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग आरसी, it was not like I'll read it in 5 minutes. I'll read it at my speed. If I would be able to solve 4 RC, I'll solve 4 RC. If I would be able to solve 1 RC, I'll solve 1 RC. Okay. So आपका कहना है कि अपनी स्ट्रेंथ पे जाओ और जितना आप सो उतना करो. इलाज के 40-50 दिन में क्वांट में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, इसमें हम लोग 2-3 तरह के बंदों के बारे में बात करेंगे. सबसे पहली बात, मुझे किसके बारे में बताना है, ये 99.5 प्लस वाले बंदों के बारे में या जिन्हें कट ऑफ क्लियर करना है. आप कोई भी ले लीजिए. सबसे पहली बात मैं उनके बारे में बात करता हूँ. एक ब्रैकेट है जिन्हें कट ऑफ क्लियर करना है, 75 परसेंटाइल चाहिए. उनके लिए मैं सिंपल सी एकदम बात बताता हूँ कि
उन्हें सबसे पहले दिमाग में ये बात रखनी है कि तुम्हारा मेजर सेक्शन होना चाहिए अरिथमेटिक। ओके गुड। तुम्हें अरिथमेटिक, तुम झूठ मूठ का अलजेब्रा कर रहे हो, बाकी सब चीजें कर रहे हो, तुम अगर अरिथमेटिक भी ध्यान से कर लो तो 50% ऑफ द पेपर वुड बी अरिथमेटिक, क्लोज टू 50% ऑफ द पेपर वुड बी अरिथमेटिक, एंड नॉट 50% ऑफ द पेपर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट यूज्ड टू कम इन अरिथमेटिक आर वेरी फैमिलियर इन नेचर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन फिक्स है कि हर साल आना है, तो मैं क्या करूंगा, कल बैठूंगा और सॉल्यूशन का 10 सवाल लगाऊंगा। कहां से लगाऊंगा, 2017 का स्लॉट 1, स्लॉट 2, 18 का स्लॉट 1, स्लॉट 2। अगर इसी तरह 24 का क्वेश्चन देख ले तो 15-20 सवाल वही हो जाएंगे। मैं अगर इतना सवाल सॉल्यूशन वाला केवल खोज के कर लूं हो जाएगा। सेम इसी तरह है, रेशियो का सवाल काफी आसान आता है, टाइम एंड वर्क का सवाल काफी आसान आता है। एक पीएचडी में सवाल आता है कि एक मैंने इधर से स्टार्ट किया, दूसरा इधर से स्टार्ट किया, व्हीकल स्टार्ट किया, किस टाइम पे मिला। ये सवाल 17 में रिपीट है, 18 में आया है, 20 में आया है, आई गेस 22 या 23 में भी आया है। तो मुझे ऐसे सवाल जो बहुत फैमिलियर अरिथमेटिक है उन्हें कवर करना, और ये 5 सवाल भी अगर कोई ध्यान से करके आए तो उसे 90% कोई नहीं रोक सकता। ओके, फिर उसके बाद जिनको 90 प्लस लाना है, जिन्हें 90 प्लस लाना है उन्हें भी मोटा मोटी अरिथमेटिक करनी चाहिए। ओके, तो केवल अरिथमेटिक बाकी छोड़ देना है कि बाकी भी अगर देना है? उन्होंने पहले पढ़ रखा है सारा सेक्शन तो उन्हें सारा रिवाइज करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा है तो उनका फोकस अरिथमेटिक होना चाहिए। और एक दिन में कम से कम 10 सवाल, मैं 10 सवाल ही लगाऊंगा लेकिन समझ के लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबको पता है सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, ए, जैसे कोई वैल्यू ए से बढ़ा, बी से बढ़ा तो ओवरऑल चेंज a + b + cb/100 होगा, ये सबको पता है। अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि ये है हाउ टू अप्लाई। सब लोगों को ये पता रहता है, सबको पता रहता है हाउ टू अप्लाई। मेरा कहना है कि व्हेन टू अप्लाई। जिस दिन लोगों को ये समझ आने लगा कि हाउ टू अप्लाई नहीं, इसका व्हेन टू अप्लाई है, हाँ, सबसे कठिन तो वही होता है। तो मुझे जितनी भी टॉपिक में अरिथमेटिक में पढ़ूं, ये 2 सवाल पूछते जाऊंगा। और तीसरी, इस टॉपिक के अंदर क्या स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सम्स है। अगर ये तीनों चीज किसी ने कवर कर ली है तो 90% गारंटी है कि आराम से आ सकती है इस एग्जाम में। अभी भी अब मान लीजिए कोई चाहता है 98, 99, 99.5, उनके लिए क्या है स्ट्रेटजी? मोटा मोटी जो 98% लाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझ रहा हूं कि उसे कहीं ना कहीं अरिथमेटिक कवर होगा, एक अलजेब्रा या ज्योमेट्री में कोई एक सेक्शन स्ट्रांग होगा, मतलब 2 सेक्शन, और एक कोई वीक होगा या उसने पढ़ा नहीं होगा। तीसरा, पीएनसी कभी बन गया या कभी ना बना। ऐसे लोगों के साथ ये करना चाहिए, इन्हें हर मॉक में जितना, सबसे पहली बात, इन्हें कैट का जितना भी पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू इन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, सारी पीवाईक्यू कम से कम 2-2 बार। दूसरी, अगर इन्होंने ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर ली है तो इसके बाद इन्हें डिफिकल्ट सम्स बनाना चाहिए। वो डिफिकल्ट सम्स मिलेगा कहां? कोई बोलेंगे कोई यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। मेरा मानना है बिल्कुल कोई यूट्यूब चैनल नहीं देख के मैं जेट का पेपर उठाऊंगा, जेट इज ऑन द डिफिकल्ट साइड, 5 साल जेट का पेपर लगाऊंगा। तो एक मुझे अगर कैट का पेपर इनकेस टफ भी आता है और वो जेट का एक्चुअल पेपर है तो थोड़ा सा जेट का क्वांट मुझे इजी लगता है, मतलब कंपैरेटिवली जेट मत टाइम फ्रेम जेट में ज्यादा है इसीलिए लोगों को आसान लगता है। लेकिन अगर वो कैट पे लगे 40 मिनट, लेंथी बस होता है मतलब, तो मोटा मोटी टेक्निकली 90%। अच्छा, मतलब आपका कहना है कैट के क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाओ, जेट भी लगा, और अगर पॉसिबल है तो आईएफटी के पीवाईक्यू तक आता था, वो भी अगर लगा सकते हो 1-2 साल के तो लगा लेने चाहिए। ओके, चलिए ठीक है, पीवाईक्यू मेन है, और जो मॉक दे रहे हो उसके क्वेश्चन लगाते रहो। इतना उसके पास टाइम नहीं होगा, मॉक तो देगा ही ना, मॉक वो साइड बाय साइड देगा, 10 लेकिन तो देगा ही। अगर उसके पास समय है तो लगा ले। प्रॉब्लम फिर से एक यहाँ है, प्रॉब्लम सवाल सॉल्व करने में नहीं है, एनालाइज करेगा ना, वो भी दिक्कत नहीं है। मेरा पॉइंट सिंपल सा है, कोई बोलता है दिन में 25 सवाल लगाए, दिन में 200 सवाल भी लगा लो। याद रखना बहुत जरूरी है कि मैंने जो किया, अगर रिटेंशन ही मेरी नहीं है, मैंने 20 सवाल किया, मुझे रिटेंशन नहीं है, तो मुझे 8 सवाल करनी चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि कम लगाओ पर क्वालिटी लगाओ रिटेंशन में। और तीसरी, उन लोगों के लिए जिन्हें 99.5 से ऊपर चाहिए, मेरा उनसे ये सवाल है कि उन्हें सबसे पहली बात 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए। जितना भी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सम्स है उन्हें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आ जाता है तो ये पता होना चाहिए, सवाल देखा उन्हें ये क्लिक करना चाहिए वो करते कैसे है। उन्हें फंक्शन का सवाल दिखा तो उन्हें क्लिक करना चाहिए कि फंक्शन के सवाल में करते क्या है। कोई बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकलता है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पॉइंट होता है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम पॉइंट -d/4 है, और पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है -b/2 है। उसकी स्ट्राइक रेट काफी सही होनी चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए उसे डेली कम से कम 40-50 सवाल लगाने चाहिए, जिनको 99.5 प्लस टारगेट है और उन्हें ये है कि उनका फंडा क्लियर है, उन्हें मॉक में भी 99 आ रहा है। ओके,
LRDI LRDI में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ना लास्ट टाइम, जैसे हम लोग भी सॉल्व करते थे, मेरे भी LRDI 99.21 है। सेलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि इंस्टिंक्ट पे हम लोग जाते हैं और हमने जितनी प्रैक्टिस की होती है उसके हिसाब से वो इंस्टिंक्ट सही या गलत बैठती है, क्योंकि फैमिलियर सेट आ गया, या जैसे हमें गेम्स एंड टूर्नामेंट बहुत पसंद था, तो गेम्स एंड टूर्नामेंट का कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए मुझसे बन जाता था। ऐसे सबका कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो बहुत से लोग होते हैं सेलेक्ट ही गलत कर लेते हैं। तो अब लास्ट टाइम ऐसा भी होता है मॉक में, जैसे टाइम्स के मॉक में तो जाते ही हो, कभी कभी एक भी सेट नहीं बनता, अच्छे बच्चों का नहीं बनता। हाँ, वो सारे मॉक में है कि मॉक डेफिनेट साइन करते हैं। तो LRDI में क्या आपकी राय है, LRDI में क्या करना चाहिए? LRDI मुझे ऐसा सेक्शन लगता है कि अगर कोई कुछ भी ना जानता है तो 30 दिन में 99% ला सकता है। दूसरी है LRDI में प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, दो चीजें प्रॉब्लम है। एक है कि सेट्स कहां से प्रैक्टिस करूं, और दूसरी डीड अचानक से किसी मॉक में सेट नहीं मिलता है। ये किसी के साथ नहीं, मैंने अपनी पहली मॉक जब कभी भी लाइफ में पहली बार काट दी थी, मुझे स्टार्टिंग के मॉक में 1-2 नंबर आते थे और फिर मेरे परसेंटाइल 98-99 बनने लगे। मैं LRDI में एक बहुत सिंपल सी बात करता हूं। लेट सपोज मैं एक मॉक प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं एक मॉक में करूंगा क्या, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, आई रीड सेट 1। द मोमेंट आई रीड सेट 1, आई राइट कि ओके सेट 1, आई मार्क कि ओके सेट 1 राउंड 1 आइटम इन दी लाइक। तो जैसे आप जिस स्ट्रेटजी में जा रहे हैं उसमें पूरा रीड करना होता है, 2 मिनट में मुझे सेट रीड करना है। ओके 2 मिनट तो में आप कह रहे हैं कि 8 मिनट केवल रीड करते हो। मैं ये बात एक बात फिर से बताता हूं। सबसे पहली बात, अगर LRDI में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर एक गलत सेट उड़ गया तो 20-22 मिनट लोगों के निकल जाएंगे। तो वो 8 मिनट वेस्टेज नहीं, इन्वेस्टमेंट है कि मैं सही सेलेक्ट कर पाऊं, और मेजॉरिटी लोगों से वेस्टेज समझते हैं। ओके चलिए, हो सकता है मैं 8 मिनट अभी बिगनर को बोल रहा हूं, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो डीडे के दिन ये 5 मिनट हो सकता है, लेकिन अभी अगर मैं 5 मिनट में बोलूंगा तो लोगों से 5 मिनट में होगा ही नहीं। तो मैं हर सेट को 2 मिनट दूंगा। 2 मिनट या 1 मिनट लोगों की रीडिंग स्पीड है। मैं 1 मिनट दिया, मैंने सेट देखा, लिखा सेट 1। अब मैं मुझे पढ़ते के साथ मुझे ये राउंड 1 आइटम लग रहा है। राउंड 1 आइटम मतलब एनीथिंग फेमिलियर हो या ना हो वो नहीं मतलब है। मैंने देखा और मुझे सॉल्यूशन पता है क्या हो, क्योंकि आई नो दिस सेट, दिस इज द टाइप ऑफ I have either I have already encountered this set or somehow I know how to solve this term. तो this is round 1 item. ओके तो 2023 का पेपर में हम फिर से जाते हैं, बहुत टफ था। मैं एक चीज फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आऊंगा पेपर पे, कैट के पेपर। हाँ तो सेट 1 आया, मार्क किया कि सेट 1 राउंड 1 आइटम। नाउ आई विल राइट द रीजनिंग बिफोर इट कि फैमिलियर या आई हैव एन इंस्टिंक्ट कि आई वुड बी एबल टू सॉल्व इट। नाउ राउंड 2 आइटम एनी सेट which I feel like I could solve it, but it is calculative. It would be round 2 item, and third one would be कि I read the set, but I don't know how to proceed. That would be round 3 item. After that, I'll attempt that mock. I'll be making this strategy in 5-7 minutes. After that, I'll be attempting mock. After mock, I'll check my score, and post mock I again analyze. क्योंकि set 2 मुझे सेट 2 ऐसा लगा था कि राउंड 1 आइटम था, लेकिन मॉक में फंस गया। तो मुझे फिर से बगल में रीजनिंग लिखनी है कि मैंने उस समय जो पढ़ा क्या गलत पढ़ा, और क्या मैंने चीजें गलत पढ़ी, और क्या रीजनिंग होनी चाहिए कि ये क्यों अब आसान है या क्यों टफ निकल गया ये सब। तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर मैं इस तरह 10 मॉक भी दूं तो इससे मुझे स्ट्रेंथ और वीकनेस में पता लग जाएगा, और डे के दिन फिर मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि देयर आर 99% चांस कि किसी से गलत सेट ना पिक होगा। ओके तो अब जैसे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आपने स्ट्रैटेजी बताई बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं नहीं अप्लाई करता था क्योंकि मैंने 1000 से ज्यादा सेट लगाए थे, तो मेरा देखते ही क्लिक करता था कि अच्छा ये मुझसे बन जाएगा। उतनी प्रैक्टिस अगर कोई करता है तो वो इंस्टिंक्ट आ जाती है, आपको भी आती होगी। लेकिन मान लीजिए 2023 और 2024 को कंपेयर करते हैं, 2023 बहुत टफ, ठीक है, आप देख के बता नहीं पा रहे थे कि किधर जाना है, ठीक है। 2024 बहुत ही थी, आप अगर 7 मिनट वेस्ट कर रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। LRDI की बात कर रहा हूं, तो ऐसे माइंडसेट कैसे हमें रखना है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता क्या आने वाला है ना। तो ये माइंडसेट कैसे लाना है?
कैट एक ऐसी एग्जाम है, द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम लाइज इन अनप्रेडिक्टेबिलिटी। वो तो अब किसी साल पेपर काफी टफ आएगा, किसी साल आसान, तो किसी को पहले से तो पेपर पता नहीं है, हम्म, तो मुझे इस बात पे ध्यान नहीं देना है पेपर क्या आएगा, मुझे प्री एग्जाम एक स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। पेपर कैसा भी आए, लोग एग्जाम के दिन बूस्ट अप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी स्ट्रैटेजी, पेपर आसान आ गया। मेरे ईयर में भी पेपर आसान था, 24 में पेपर काफी आसान है, मुझे कैट 2022 में जहां 28 मार्क्स है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करता हूं। ओवरऑल अगर सेट आसान होगा तो बनेगा भी तो काफी स्पीड ऑटोमेटिकली। तो टाइम का मुझे टेंशन नहीं लेना, अगर पेपर आसान है तो वो ऑटोमेटिकली जहां मुझे 13 मिनट लगता है वो ऑटोमेटिकली मुझे 7 मिनट लगेंगे। तो मुझे इस बारे में नहीं सोचना, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी से स्टिक करनी है और मैं अननेसेसरी स्पीड नहीं चेंज करूंगा। कोई मिथिकल स्पीड है कि मुझे एक फ्रेंड था XYZ जो कि एक सेट 8 मिनट में सॉल्व कर लेता, मुझसे 8 मिनट में नहीं होता, मुझसे 12 मिनट। प्रॉब्लम अटेम्प्ट में नहीं है, प्रॉब्लम एक्यूरेसी में है। Even if you attempt less, your accuracy is good, you will be getting good percentage. Okay. तो चलिए बहुत अच्छा। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा मैं हटता हूँ क्योंकि पढ़ाई तो मान लीजिए ठीक है। एक बात मैं केवल बोलना चाहूंगा LRDI को लेकर। LRDI में मैं एक पर्सनली बात बोलूंगा, डेली बेसिस पे LRDI मुझे लगता है सेट सॉल्व करने से ज्यादा अभी हमें जो मैंने हर साल करी होगी, हर साल कैट से पहले मैं करता हूँ और मैं सबको एडवाइस करता हूँ करनी चाहिए विद इन टाइम फ्रेम। मतलब जितना भी सेट है टाइम हटा के कोई सेट नहीं सॉल्व करनी है मुझे। मैं एक मॉक डेली एक मॉक दूंगा और उसे ठीक से अगर एनालाइज कर लूं तो मोर देन सफिशिएंट है, मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैट का जितना PYQ है मैं उसे टेस्ट फॉर्मेट में दूंगा। लेकिन आप PYQ बोल रहे हैं, पर PYQ 2020 के पहले का LRDI तो मैं सजेस्ट फिर से एक बात बोलता हूं, सेट वुड नॉट गेट रिपीटेड, द आइडिया वुड गेट रिपीटेड। आइडिया ठीक है, पर डिफिकल्टी लेवल आप 2020 के पहले जाएंगे। QA हम समझ रहे हैं, VRC हम समझ रहे हैं, पर LRDI बहुत इजी आता था। मतलब वो तो 2024 से भी इजी आता था। नहीं, कंपैरेटिवली पीपल थिंक कि सेट इज इजी। फिर से मेरा पॉइंट ये है कि अगर सेट इजी है तो कट ऑफ भी ज्यादा होगा। पर हम तो अभी मान लीजिए इजी सेट तो लग ही जाएगा ना, हमें सोर्स चाहिए कठिन सेट का कि माइंड नहीं, वर्स्ट केस सिनेरियो लेके नहीं चलते। नहीं, मेरे साथ ऐसा है, मैं सेट को डिफिकल्ट या इजी रेट नहीं करता हूं। मेरे साथ ये है कि अगर वो कैट का पेपर किसी भी ईयर में आया, वो पेपर मुझे लग रहा है आसान है। अगर लोग 2017 की बात कर रहे हैं, 2017 में भी 95% है, केवल 35 मार्क्स पे बन गए थे। मतलब पीपल वर एबल टू सॉल्व ओनली 3 सेट इन 1 आवर आउट ऑफ 8 सेट। उस टाइम सोर्स इतने कम थे, मॉक इतने ज्यादा नहीं थे, बहुत चीजें चेंज हो गई है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, हमें AI की मदद से ज्यादा एक पॉइंट है कि मुझे ईगो साइड रख के कैट का PY की तो हर चीज प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। वो ठीक है, क्योंकि मैं जब इतना सारा चीज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर 3 साल का पेपर और प्रैक्टिस कर लूँ तो मेरी एडिशनल प्रैक्टिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 दिन में हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ये तो हो गया स्टडी से रिलेटेड। अब एक लास्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ फेलियर, स्ट्रेस, ये दो बहुत बड़े हमारे दुश्मन है कैट को सॉल्व करने के। हो सकता है कि हमें कुछ ना आता हो फिर भी हम, क्योंकि अब हम इतने साल पढ़े होते हैं, ये दो को अगर हमने टैकल कर लिया तो बिना पढ़े भी हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। पर अगर ये दो हमारे सामने आ गए और हम बहुत पढ़ के गए तब भी हम बेकार कर देते हैं। तो इन दो चीजों को, फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि हमारे बैकएंड में बहुत चीजें चलती है कि यार फेल हो गए तो क्या होगा, या मेरे पास ऑप्शन नहीं है, घर वाले टाइम नहीं देंगे, 1 साल और एक्स्ट्रा नहीं। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो किसी भी बंदे को आ सकती है, कितना भी स्ट्रॉन्ग, कितना भी। और एक स्ट्रेस, ठीक है, पेपर देखा, पसीने छूट गए, हमें पता है कि यार नहीं सबकी लिए टफ है, पर वो अपने आप को संभालना उस पॉइंट ऑफ टाइम में, ये दो चीजें कैसे टैकल करते हैं? सबसे पहली बात, जहां तक प्रेशर की बात है, मैं प्रेशर के लिए 2 चीज डिफाइन कर दूं। प्रेशर मेरे इनिशियल फेज में जब मैं कभी 10th या 12th में होगा, मैं ऐसा बंदा हूं जो बहुत अंडर परफॉर्म कर, मतलब मुझे अगर 100 नंबर का पेपर आता है तो मैं 50 ला पाऊंगा। तो मैं ये पर्सनली बता सकता हूँ करनी क्या है। सबसे पहली बात ये सोचना है कि मुझे कैट एक बेकार एग्जाम है, इस एग्जाम में नंबर आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी माइंडसेट ऐसे रहती है कि मैं कैट जिस दिन देने जाता हूं, मैं डिस्कस भी लोगों से नहीं करता हूँ कैट है या नहीं है। इट इज जस्ट एन एग्जाम एंड देयर आर लॉट मेनी एग्जाम। कैट है, जेट है, इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा। इट्स नॉट अबाउट मुझे इस ईयर में जाना है, मुझे करियर बनाना है। और कैट कोई प्री डिफाइन नहीं कि जिसकी कैट निकल गई उसे अच्छा मुझे परसेंटाइल आ गई, लेकिन क्या गारंटी है परसेंटाइल आने के बाद लोगों को अहमदाबाद हो जाता है। तो सबसे पहली बात, मैं डेली बेसिस पे, मैं पर्सनली डेली बेसिस पे मेडिटेट करता था। ओके, गुड।
दूसरी, एग्जाम से पहले 1 हफ्ते पहले मैं हमेशा लोगों को ये बात बोलता हूँ, डेली कोई बाहर जाके मूवी देखनी चाहिए, घर पे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखनी चाहिए। 7 दिन मत पढ़ो। कोई बोलेगा 7 दिन मुझे रिवाइज करना, जिसने साल भर पढ़ा है उसे 7 दिन में क्या ही हो जाएगा। क्योंकि अगर उसने 7 दिन में सोचा कि मैं रिवाइज करूंगा, जो वो पढ़ा है अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो ज्यादा बुरा लगेगा। तो मैं तो किसी को एडवाइस नहीं देता, एटलीस्ट लास्ट के 5 दिन तो मैं पर्सनली, मेरे पर्सनली स्ट्रैटेजी कि नहीं एडवाइस। और तीसरी, इस एग्जाम के बारे में बस पढ़ो, रिलैक्स रहो। मतलब इस एग्जाम के बारे में ये मत बोलने लगो कि क्या क्या है, दोस्तों से गप कर ले, क्या कर ले और कर ले। ठीक है, एग्जाम हो गया, बाकी अपना रिलैक्स करो। एडिशनल कुछ काम इसके अलावा करनी ही चाहिए, चाहे मूवी देखो चाहे कुछ करो। अच्छा चलिए ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो 3-4 पॉइंट हमने आपकी इंटरव्यू में निकाले कि अपनी स्ट्रेटजी में स्टिक रहना है, ओवर प्रेशर नहीं लेना है, जस्ट एग्जाम है, लाइफ नहीं है, ठीक है, और अपना काम करते जाना है, ठीक है, यही है। चलिए फिर हम फिर किसी टॉपर से, अच्छे परसेंटाइलर से इंटरव्यू लेते हुए आपसे मिलेंगे। उम्मीद है कि इससे कुछ तो आपको पॉजिटिव मिला होगा, कुछ तो पॉजिटिविटी आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।